हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑकस। इस वीडियो में हम ऑकस के बारे में सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ऑल इन वन। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ये वीडियो किस तरह से आगे बढ़ेगी। ये वीडियो 4 टॉपिक में बटी हुई है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज ऑकस। इसका बहुत सारे सब टॉपिक होंगे जो बारी बारी से आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इसका दूसरा टॉपिक है व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्यों टेंशन इतना बढ़ते जा रहा है, जो एक समय में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तीसरा हमारा पॉइंट है कि इस ऑकस डील पे चाइना का क्या रिस्पॉन्स है। और चौथा, इस डील से इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। ये वीडियो को 4 टॉपिक में मैंने डिवाइड किया है। ये चारों टॉपिक के सब टॉपिक भी आगे आपको देखेंगे, जिससे ये वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं इसलिए रखता हूँ कि समझने में ज़्यादा आसानी होता है। अब हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए लिए ऑकस, ए, यूके और यूएस, ये 3 हैं। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको भी पता है। ये तीनों मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें यूएस और यूके ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट के 18 महीने में ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया है और किस तरह से इसको आगे डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि यूएस 50 साल के बाद सबमरीन टेक्नोलॉजी किसी को शेयर कर रहा है। 1958 में इसने पहली बार ब्रिटेन को ही शेयर किया था। उसके बाद सेकेंड कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका यूरेनियम भी अमेरिका ही प्रोवाइड करेगा। इसके पीछे कारण है 2010 में ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम है 123 एग्रीमेंट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूएस से प्रॉमिस किया था कि वो यूरेनियम रिलीज नहीं करेगा जो कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। इस डील में ना सिर्फ ये सबमरीन बनाने में काम करेंगे, इसके साथ साथ आप देख लें साइबर टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंडर सी कैपेबिलिटी, मतलब अंडर सी में जो भी वेपन है, जिसमें आपको हो गया सबमरीन हो गया, इसके अलावा टॉर्पॉइड हो गए, जो भी, ये सब कुछ बनाने में मदद करेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हम बताते हैं कि जब इंडिया ने पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 करीब, तो सबसे स्ट्रिक्ट सैंक्शन ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि समय के साथ कैसे लोगों को बदलना पड़ता है। यहाँ तो देश ही बदल रहा है। अब स्कॉट मॉरिस का आप ट्वीट देखिए, इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया नॉट सीकिंग टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर सबमरीन एक्वायर करेगा लेकिन न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ कहने की बात है। न्यूक्लियर सबमरीन कोई लेगा तो ऑब्वियस है न्यूक्लियर वेपन भी लेना ही पड़ेगा, लेकिन इनका एक तरह से हिपोक्रेसी भी दिखाता है। और इनका जो NFT जो इन लोग साइन किए हैं, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, उस डील पे इन लोग का क्या राय होगा, ये भी आने वाले समय में देखने की बात है। अब हम 5 आइस अलायंस के बारे में तो जान गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूएस क्वाड के भी पार्ट है। वहां पे एग्रीमेंट क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे का हम लोग रीजन जानते हैं। क्वाड 4 देशों का ग्रुप है। क्वाड 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे ये चारों लोग हैं। ये क्वाड का असली मकसद है रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, पीसफुल रिजोल्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इस मुद्दे पे वो लोग इस अलायंस को बताएं, लेकिन चाइना इसे नाटो मानता है। लेकिन क्या असली में ये नाटो है? नहीं, ये नाटो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो रसिया सेंट्रिक है। लेकिन क्वाड के पीछे का मकसद कुछ और है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो पिछला क्वाड मीटिंग हुआ था, आप देखें तो उसमें वैक्सीनेशन का कितना बड़ा रोल प्ले किया गया था। वैक्सीनेशन के साथ साथ ही और सारा भी काम करते हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रिसाइलेंट इकोनॉमी, ये सब मुद्दे को सुलझाने के लिए प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं।
लेकिन ये कहने की बात है, लेकिन सबको पता है कि क्वाड चाइना के खिलाफ ही बनाया गया है। जिस तरह से चाइना अपना दबदबा इंडो पैसिफिक में बनाते जा रहा है, उस दबदबा को काउंटर करना क्वाड का मेन मकसद है। अब हम लोग इस वीडियो के टॉपिक से नहीं भागते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यूके का क्या रोल है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इसमें क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव है। आपको पता है कि 2020 में ब्रेक्सिट हुआ था। ब्रेक्सिट होने का पीछे का कारण क्या था? क्योंकि पहले जो भी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो यूरोपियन यूनियन के सलाह के बिना नहीं कर सकता था। वो इस चीज से निकलना चाहता था, इसलिए ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट किया। और ये ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ा डील में से एक है। ये जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो रोल्स रॉयस और बे कंपनी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में बनाने में मदद करेगी। ये 8 न्यूक्लियर सबमरीन ये ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा एफडीआई और साथ साथ हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगी, जिससे जो कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमी उसका कोलैप्स हो गया था, एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, उसको भी बाउंस बैक करने में मदद करेगी। और इसके साथ साथ और भी फायदे हैं, जैसे में ब्रिटेन अब ग्लोबल ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, उसमें एक अपना जगह बनाना चाह रहा है। उसके लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट था और ये डील उसे इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना देगा। ये डील इसको इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंट प्लेयर बना देगा, जिससे इंडो पैसिफिक जो अभी का सबसे हॉट जोन है, उसमें जो भी कंट्री आते हैं इंडो पैसिफिक में, उसके साथ दोस्ती करने में उसको आसानी होगी, जिससे अलायंस बनाने में आसानी होगी, एग्रीमेंट बनाने में आसानी होगी, जिससे जो लॉन्ग टर्म उसका पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल गोल है वो अचीव होगा। इसके पीछे का ये कारण है और ये फायदा है ब्रिटेन के लिए, इसलिए वो इस डील में इतना ज़्यादा एक्टिव है। इस डील के बाद जो सबसे ज़्यादा नाराज होगा, पहला था चाइना, दूसरा है फ्रांस। अब हम जानेंगे फ्रांस के नाराजगी के पीछे कारण क्या है और ये डील को कैंसिल क्यों किया गया। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में 2019 में 12 डीजल सबमरीन का डील हुआ था, वो करीबन $90 बिलियन का था। और इसका जो फर्स्ट जो सबमरीन था वो फुली ऑपरेशनल था, मिलना था, 2034 में मिलना था। तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए उस डील को ही कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर समझा। और इसके साथ साथ इसको न्यूक्लियर सबमरीन मिल रहा है जो बहुत टाइम तक पानी के अंदर रह सकता है, लेकिन डीजल सबमरीन का एक अपना लिमिटेशन है। जब ये डील कैंसिलेशन हुआ तो फ्रांस बाइडेन को ट्रम्प से तुलना कर दिया कि ट्रम्प जैसा अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन लिया गया है, और इसके साथ साथ बोला कि ये विश्वासघात किया गया है हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इसके इस डील कैंसिलेशन के बाद अपना माफीनामा भेजा, लेकिन ये तो होना नहीं था। फ्रांस ने अपना एम्बेसडर यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों से बुला लिया। अभी यहाँ से एक नए डायरेक्शन में जियोपॉलिटिकल गेम शिफ्ट होना भी एक पॉसिबल है। और ये भी बात किया कि अब वो इंडो पैसिफिक में न्यू ऑर्डर इंडिया के साथ बनाएगा। ये डील कैंसिलेशन से इंडिया को कुछ फायदे हैं, जिसमें ये हो सकता है कि जो भी हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती थी फ्रांस, वो अब इजीली कर सकती है, उतना निगोशिएशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उसको पहले ही बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है। अब इंडिया जैसा बड़ा मार्केट को खोना उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पे इस डील ऑकस डील का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ट्वीट यूएस के पार्लियामेंट्रियन या कांग्रेसियन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों देशों की मिलिट्री इंडस्ट्री को साथ में लाएगी, जिससे जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य में क्रिएट होगी उसमें कॉस्ट कटिंग होगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाला भविष्य उसी का है, उस पर भी अगर ये तीनों देश मिलकर काम करेंगे तो उससे भी नया नया इनोवेशन क्रिएट होगा, कॉस्ट कम होगा, हाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तीसरा, इन्होंने बताया कि जो चाइना ने अपना ट्रेड बुलिंग करता था, अपना मनमानी साउथ चाइना सी में करता है, उसको काउंटर करने में बहुत मदद करेगी। चौथा है, इंडो पैसिफिक के जो रीजनल पावर है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर इन लोगों के साथ हम क्लोजली रिलेशन रखते हैं तो हमको इंडो पैसिफिक में कुछ ज़्यादा बेहतर डील मिल सकती है और इन देशों पे हम पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक तो आपको तो पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया में टेंशन इतना क्यों बढ़ते जा रहा है।
इसको जानने के लिए हम लोग पहले बैकग्राउंड चल जाते हैं कि इन लोग का रिलेशन कैसा था। चाइना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया चुनिंदा देशों में से है जिसका चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस है। इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो आपको ब्रिटिश इंडिया का याद दिलाएंगे। चाइना के बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ह्यूज अमाउंट ऑफ उन लोग फी देते हैं, जिससे जो चाइनीज स्टूडेंट का जो भी कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, उसको ये यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने का मौका मिलता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे सबका राइट होता है, जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनका भी राइट है। तो धीरे धीरे जो चाइनीज स्टूडेंट थे वो यूनिवर्सिटी पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते गए। और यूनिवर्सिटी भी नहीं बोलता था क्योंकि यूनिवर्सिटी को हेवी अमाउंट ऑफ फी मिलता था। अब ये यूनिवर्सिटी पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे और धीरे धीरे गवर्नमेंट पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करने लगे, जिसमें बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन वो चाइनीज से मिले जुले पाए गए। इसमें जो भी टॉप ऑफिशियल पॉलिटिशियन है वो चाइनीज से पैसा लेते थे, जिससे वो ऐसा पॉलिसी बनाए जिससे चाइना को फायदा हो। यहाँ तक जो साउथ चाइना डिस्प्यूट पे जो ऑस्ट्रेलिया का ओपिनियन है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया। और हद तब बढ़ी जब एक न्यूज आर्टिकल में खबर निकला कि चाइनीज ने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को स्पाई करने का मतलब जासूसी करने का कोशिश किया। ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब यूनिवर्सिटी, पॉलिटिशियन धीरे धीरे मीडिया में बढ़ने लगी, सोसाइटी में बढ़ने लगी। मतलब चाइनीज हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश किया। उसके बाद ये आप पोर्ट देख रहे हैं, ये डार्विन पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। इसको भी चाइना ने ही खरीदा है। ये चाइना का पोर्ट है, 99 साल के लीज पर लिया गया है। अब चाइना के जो बिजनेसमैन थे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने लगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई चाइना से आता था। चाइनीज जो भी बिजनेसमैन है वहाँ के जो स्ट्रैटेजिक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कोल माइंस हो गए, एयरपोर्ट हो गए, वाटर सप्लाईज हो गए, लिथियम माइंस हो गए, वो भी अपना 10 से 12% अपना स्टेक बढ़ाने लगे। और वहाँ के जो डेयरी फार्मिंग थे, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग थे जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसमें भी अपना धीरे धीरे स्टेक बढ़ाने लगे। और वहाँ के प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा चाइनीज ने अपना खरीदारी शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ने लगा और काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में सक्षम भी रहा। लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला है। ये सब देखते हुए पहला उन्होंने डिसीजन लिया 2018 में, उन्होंने प्राइवेसी को लेकर हुआवेई को बैन किया। और इस बैकलेस के बाद जिस तरह से सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रहे थे, तो जब कोविड-19 आया तो उसमें जला पर नमक छिड़कने का काम स्कॉट मॉरिसन का ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो कोरोना की वजह से इतना बड़ा तबाही मचा है, इस कोरोना वायरस का तो जांच होना ही चाहिए। ये ट्वीट इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल का एक गेम शिफ्टिंग ट्वीट थी। यहाँ के बाद दोनों देश एक दूसरे से पूरी तरह से खिलाफ हो गए। चाइना ने इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे डाली कि वो साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में कॉन्फ्रेंट्रेशन का धमकी दे डाली। में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया को अपने ताइवान स्ट्रेट में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर डील के सबमरीन का इसके पीछे का कारण क्या है। न्यूक्लियर सबमरीन का एक और कारण है कि अगर आप वारशिप देखें, वो उसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है, लेकिन वो कोई भी देश इजीली तबाह कर सकता है क्योंकि वो पानी के ऊपर चलता है। और ताइवान स्ट्रेट जो काफी नैरो है, उसमें तो और आसानी से चाइना वारशिप पे अटैक कर सकता है। लेकिन सबमरीन है, वो भी उसमें भी न्यूक्लियर सबमरीन, वो काफी दिनों तक, महीनों तक वो अंदर रह सकता है, जिससे उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और अटैकिंग कैपेबिलिटी भी उसका बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सबमरीन को ज़्यादा तवज्जो दिया। अब हम ये दोनों देशों के बारे में तो जान गए, अभी दोनों देशों के बारे में ट्रेड के बारे में जानते हैं। ट्रेड में क्या चल रहा है? ट्रेड में माने तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तो ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। करीबन ऑस्ट्रेलिया का 39% एक्सपोर्ट चाइना को होता है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर आयरन ओर का है। आयरन ओर करीबन $100 बिलियन का, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का जो 80% आयरन ओर है वो चाइना खरीदती है। और चाइना का जो स्टील इंडस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर पे चलती है। ऑस्ट्रेलिया को भी मजबूरी है, टोटल ट्रेड बंद नहीं कर सकता। अगर टोटल ट्रेड बंद कर देगा तो उसका स्टील इंडस्ट्री इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दोनों ने 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर दिए।
ऑस्ट्रेलियन वाइन, वीट, ये सब चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें 200% का चाइना ने टैरिफ ड्यूटी लगा दिया, और वहीं इन ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सामान पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों का ट्रेड का संतुलन काफ़ी हद तक बिगड़ गया। लेकिन अगर एक तरह से कोविड-19 के डिस्ट्रप्शन के बाद देखें तो दोनों इकोनॉमी ने काफ़ी हद तक अच्छा बाउंस बैक किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि चाइना से ट्रेड वार के बाद भी हमारा इकोनॉमी ने अच्छे तरह से बाउंस बैक किया है। अब इतना जानने के बाद अब हम ये जानेंगे कि चाइना के ऑकस अलायंस पे क्या रिस्पॉन्स है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला ये रीजनल सिक्योरिटी का पीस और स्टेबिलिटी के लिए डील बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये जो मिडिल पावर इकोनॉमी है उसमें ये आर्म्स रेस को और इंटेंसिफाई कर देगा। ये डील है वो हाईली इरिस्पॉन्सिबल है, और ये चाइना का माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को एकदम खुली धमकी दी। आप ये अगले स्लाइड में देखिएगा क्या उन्होंने बोला है। However, no matter ऑस्ट्रेलिया आर्म इटसेल्फ, ऑस्ट्रेलिया अपने को कितने भी शक्तिशाली बना ले वो यूएस का रनिंग डॉग ही रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को प्रभुत्व करने का कोशिश किया तो चाइना उस पर कोई मर्जी नहीं करेगा और उसको पनिश करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट में है ये, Australian troops are mostly likely to be the first batch of Western soldiers to waste their lives in the South China Sea। ये खुली धमकी है, इसीलिए चाइना को सब बिग डैडी के भी नाम से बोलते हैं। अब तो समझ में आप सबको आ गया होगा कि चाइना कितना डेंजरस देश है। इतना जानने के बाद हम इस वीडियो के चौथे और आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं। चौथा और आखिरी टॉपिक है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑकस ऑन इंडिया। ऑकस का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। अगर ऑकस का इम्पैक्ट अगर हम इंडिया पे बात करें तो इसका इंडिया के लिए ये डील इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मीडिया में खबर आई है कि इस डील से पहले इंडियन गवर्नमेंट को बता दिया गया था इस अलायंस के बारे में, और इंडो पैसिफिक जो अभी का सबसे हॉट जोन है उसमें इंडिया चाइना को डायरेक्ट टक्कर नहीं दे सकती है। चाइना आने वाले समय का सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है, और किसी एक देश का बलबूता नहीं है जो चाइना को डायरेक्ट टक्कर दे सके। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, दोनों देशों का कैपेबिलिटीज बढ़ते हैं तो ये दोनों देश के लिए बेहतर है, जिससे वो अपना इंडो पैसिफिक, चाइना, साउथ चाइना सी, ये सब अपना ट्रेड को दोनों मिलकर सिक्योर कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि इस डील से चाइना अपना ध्यान मैरीटाइम डोमेन पे करेगा, जिससे क्या है कि जो इंडिया का जो बॉर्डर इलाका है, लद्दाख वाला इलाका है, सियाचिन वाला इलाका है, वहाँ पे चाइना का कम ध्यान मिल जाएगा, जिससे इंडिया भी अपना फोकस अच्छी तरह से इंडो पैसिफिक में रख सकता है और उसे लद्दाख के बारे में उतना ना सोचना पड़े, इसलिए भी ये बेहतर है। लेकिन इस डील के बाद इंडिया को भी एक चीज सोचना पड़ेगा, जो इंडिया का जो 765 प्रोजेक्ट है जिसमें 6 सबमरीन की बात खरीदने की बात चल रही है, उस पर क्या इंडिया सोचेगा। न्यूक्लियर सबमरीन को तवज्जो देना चाहिए, लेकिन ये सब सारी बातें ध्यान में इंडियन गवर्नमेंट जरूर रखेगी। लेकिन अंतिम में सबसे जो डराने वाली एक बात है, तो ये सरदर्द सारे देशों के लिए बन जाएगा, खास करके इंडो पैसिफिक में जितने भी देश हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी तरह का फीडबैक कमेंट बॉक्स में वेलकम है। आपको किसी तरह का कमी लगता है तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।